अ, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र हमारे लगा हुआ है 9वीं यूनिट में। तो एक हेडिंग में डाल रखा है कि अर्थशास्त्र का सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत तो 15 के 15 अधिकरण आ जाएंगे जो हमें थोड़े थोड़े सामान्य रूप से पढ़ने हैं। और जो 10वीं यूनिट है उसके अंतर्गत लगा हुआ है अर्थशास्त्र का प्रथम अधिकरण, अर्थात जो विनयाधिकारिक प्रकरण है वो हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है कि विनयाधिकारिक प्रकरण में क्या बताया गया है, उसका विषय क्या है, या किस प्रकार के उसके प्रकरण हैं, क्या क्या बताया गया है, कितने मंत्री होने चाहिए, ये सब उसमें बताया गया है, विद्याओं के बारे में है। तो वो हमें 10वीं यूनिट के लिए पढ़ना है। तो मंगलाचरण में सबसे पहले शुक्राचार्य और बृहस्पति को नमस्कार किया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य के नाम से जो कौटिल्य प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। और सबसे पहले जब मंगलाचरण किया है तो शुक्राचार्य की स्तुति की है उन्होंने, और बृहस्पति को नमस्कार किया है, इसीलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। इसमें 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं इसके अंतर्गत, और 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। 6000 ओके। आगे है आचार्य कौटिल्य के द्वारा इससे अलग 5 रचनाएं और भी मिलती, मतलब आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तो लिखा ही लिखा है, लेकिन इसके अलावा 5 रचनाएं और भी की हैं। पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो ही गया 6000 श्लोकों का। उसके बाद चाणक्य सूत्राणी लिखा है इन्होंने, 1000 श्लोक हैं जिसमें। उसके बाद चाणक्य नीति दर्पण है, 248 श्लोक हैं। वृद्ध चाणक्य में 205 श्लोक हैं। और लघु चाणक्य लिखा है जिसमें 108 श्लोक हैं। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। आगे है आचार्य कौटिल्य ने इस ग्रंथ में आचार्य कौटिल्य के इस ग्रंथ में अनेक नाम मिलते हैं। मतलब जो अर्थशास्त्र लिखा गया है तो हम तो केवल मात्र 2 ही नाम से या विष्णु के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें अनेक नाम मिलते हैं इनके। इनको चाणक्य भी कहा जाता है क्योंकि ये चाणक्य के पुत्र थे। आगे इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, वात्यायन कहा जाता है, या मल्लनाग भी इनका ही नाम है। दुर्मिल है, पक्षिस स्वामी है, विष्णुगुप्त है और आंगल, इनके ये 8 नाम हमें प्राप्त होते हैं। आगे है अर्थशास्त्र चौथी शती ईस्वी पूर्व का संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इसकी शैली उपदेशात्मक व सलाहकार शैली है। पिता का नाम चणक होने की वजह से चाणक्य पड़ा है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब जो 323 ईस्वी से 298 ईस्वी के पूर्व के महामंत्री थे, उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा गया है। मनुष्य की वृत्ति को अर्थ कहते हैं, अर्थात मनुष्य से संयुक्त धरती ही या भूमि ही अर्थ है। उसकी प्राप्ति तथा पालन के उपायों की जहाँ पर विवेचना की गई है या विवेचना करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें 15 अधिकरण हैं। पहला है विनयाधिकारिक, दूसरा अध्यक्ष प्रचार है, तीसरा धर्मस्थीय अधिकरण है, चौथा कंटक शोधन है, पांचवा योगवृत्त अधिकरण है, छठा मंडल योनि है, सातवां षाडगुण्य है, आठवां व्यसनाधिकारिक है, और नवा है अभियास्थित कर्म अधिकरण, 10वां संग्राम अधिकरण है, 11वां संघवृत्त अधिकरण है, 12वां आबलीयसा अधिकरण है, 13वां दुर्गलंभ उपाय अधिकरण है, और 14वां औपनिषदिक अधिकरण है, और 15वां है तंत्र युक्त अधिकरण। तो इनमें आपको याद रखना है ये 15 अधिकरण कौन से हैं। ज्यादा आगे तो नहीं पहुंचे, लेकिन 7 तक के तो नाम पूछ ही लेते हैं हर बार कि दूसरे प्रकरण का नाम क्या है, दूसरे पहले अधिकरण का नाम क्या है, या कंटक शोधन कौन सा अधिकरण है, या चौथा अधिकरण कौन सा है, पांचवा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ये 2-3 तो हमेशा आते ही रहते हैं, धर्मस्थीय प्रकरण अधिकरण और कंटक शोधन अधिकरण, अध्यक्ष प्रचार और विनय अधिकारी के 4-5 तो हमेशा आते ही रहते हैं। तो आपको 15 के 15 अधिकरणों के नाम याद रखने और नंबर वाइज क्रम से आपको याद रखना है। इसके बाद है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कई आचार्यों के नाम परिगणित हैं। मानव भी है, मनु के अनुयायी को मानव बोलते हैं, अर्थात जो मनु के अनुयायी हैं, मनु को मानने वाले हैं। आगे है बारहस्पत्य, अर्थात बृहस्पति के जो अनुयायी हैं, जो चारवाकी हैं, उनको बारहस्पत्य बोलते हैं।
औशनस अर्थात जो शुक्राचार्य के अनुयायी हैं उनको औशनस बोलते हैं। कुछ लोग भारद्वाज, द्रोणाचार्य इत्यादि के भी नाम आए हैं। विशालाक्ष के नाम है, पराशर के नाम है, पिशुन, नारद, कोणपदंत, भीष्म, वाताव्याधि, उद्धव, बाहुदंती पुत्र, इंद्र इत्यादि, ये सब के सब इसमें नाम वर्णित हैं। एक बार पढ़ लेना आप। ये भारद्वाज, विशालक्ष, पराशर, पिशुन, कोणपदंत, व्यात व्याधि, बहुदंती, इन्होंने इसमें प्रथम अधिकरण में बताया है कि मंत्री कैसा होना चाहिए। जैसे भारद्वाज बोलते हैं कि जो साथ हमारे पढ़ता हो उसी को मंत्री, मतलब बचपन से ही राजा के साथ पढ़ा हो उसे मंत्री बोलना चाहिए। विशालाक्ष कहते हैं कि उसे नहीं कह सकते मंत्री, क्योंकि जो साथ पढ़ा हो वो हमारी कमजोरियों को जानता है, इसलिए वो हमारे लिए हानि साबित हो सकता है। इस प्रकार से मतलब ये जो बाद के आचार्य हैं इन्होंने प्रत्येक का ये वर्णन मिलता है कि मंत्री कैसा होना चाहिए इस प्रकार से। अब सबसे पहले है प्रथम अधिकरण। प्रथम अधिकरण है विनयाधिकारिक अधिकरण। तो सबसे पहले 4 विद्याओं के बारे में वर्णन है। अब सबसे पहले पूछा जाएगा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितनी विद्याओं का वर्णन है, या कौटिल्य के अनुसार कितनी विद्याएं मानी जाती हैं। तो कौटिल्य 4 विद्याओं को मानता है। पहली है आन्वीक्षिकी विद्या, दूसरी है त्रयी विद्या, तीसरी है वार्ता विद्या और चौथी है दंड नीति विद्या। तो ये आपको चारों याद भी रखनी है और इसके अंतर्गत किस किस विषय का वर्णन है ये भी याद रखना है। तो आन्वीक्षिकी जो विद्या है इसके अंतर्गत मुख्यतः आस्तिक दर्शन आते हैं। आस्तिक जो दर्शन अर्थात सारे हमारे दर्शन, योग, जो उपासना शास्त्र हैं, जो लोकायत आदि नास्तिक दर्शन भी हैं, वो भी सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। न्याय के बारे में तो आत्मवादी कहा जाता है इस विद्या को। ठीक है, आगे है त्रयी विद्या। तो त्रयी विद्या के अंतर्गत तीनों वेद, वेदांग, आश्रमों का वर्णन है, वर्णों का वर्णन है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण है, इनका वर्णन है। तो धर्म अधर्म की जो व्यवस्था है वो सारी की सारी त्रयी विद्या के अंतर्गत आती है। आगे है वार्ता विद्या। वार्ता विद्या में अर्थ, अनर्थ, कृषि, पशुपालन, हिरण्य, ताम्र, नौकरी इत्यादि के बारे में वर्णन मिलता है। तो लौकिक का जो व्यवहार होता है वो वार्ता के अंतर्गत है। आगे दंड नीति। दंड नीति में सुशासन, कुशासन, ज्ञान, अच्छी व्यवस्था के लिए दंड देने का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये सब आपको वहां मिलता है। सभी विद्याओं का जो प्रदीप है, मतलब सारी विद्याओं को प्रज्वलित करने वाला जो दीपक के समान अर्थात प्रदीप बताया गया है, वो है आन्वीक्षी की विद्या, जिसको सारे धर्मों का आश्रय भी माना जाता है। ऐसा बोला जाए सर्वधर्मों आश्रय है का विद्या, तो वो आन्वीक्षी की विद्या हो जाएगी। आपसे कई बार पूछा गया कि सभी विद्याओं का प्रदीप कौन माना जाता है, तो भी आन्वीक्षी की विद्या है। आगे है सभी विद्याओं की रक्षा करने वाली, योग अक्षय मतलब कल्याण करने वाली, सारी की सारी विद्याएं मनुष्य मतलब उसके अनुसार चले, उन्हीं विद्याओं के अनुसार चले। ऐसा कौन रक्षा करता है सारी विद्याओं की, तो दंड नीति नाम की जो विद्या है वो इसकी रक्षा करने वाली है। अर्थात तस्मात् दंड मूल तीसरो विद्या। तीनों ऊपर की जो विद्याएं हैं उन तीनों की रक्षा करने वाली, उनका योग अक्षेम रखने वाली है दंड नीति। आगे है मनु के अनुयायी 3 विद्या को मानते हैं। मनु के अनुयायी अर्थात जो मानव है, मनु के अनुयायी वो केवल मात्र 3 विद्या को मानते हैं। वो कहते हैं एक त्रयी विद्या है, एक वार्ता विद्या है और एक दंड विद्या है। केवल ये 3 ही विद्या मानते हैं। आगे है बृहस्पति। बृहस्पति के जो अनुयायी हैं अर्थात जो चारवाकी हैं वो 2 विद्या मानते हैं, एक वार्ता विद्या को मानते हैं और एक दंड नीति को मानते हैं। आगे है उष्णस अर्थात शुक्राचार्य के जो अनुयायी हैं वो केवल मात्र एक दंड नीति को मानते हैं, अर्थात सारे कार्य जो होते हैं वो केवल मात्र दंड से ही हो जाते हैं, ऐसा शुक्राचार्य का मानना है। तो आपको याद रखना है, मानव अर्थात मनु के अनुयायी 3 विद्याओं को मानते हैं, बृहस्पति के अनुयायी 2 विद्याओं को मानते हैं और शुक्राचार्य के अनुयायी केवल मात्र एक विद्या को मानते हैं, लेकिन चाणक्य 4 विद्याओं को मानता है। आगे है राजा के प्रहरों का वर्णन, मतलब प्रहर बटे हुए हैं कि राजा को किस प्रहर में क्या करना चाहिए। तो प्रथम प्रहर में राजा को हाथी, घोड़ा, शस्त्र, अस्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दूसरे प्रहर में इतिहास, वेद, पुराण, मीमांसा इत्यादि का ज्ञान अर्जन करना चाहिए। और बाकी का जो प्रहर होता है, बाकी का जो समय होता है वो अधीन ज्ञान का चिंतन, मतलब जो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका चिंतन करे, या फिर राज्य के अंतर्गत क्या हो रहा है राज्य व्यवस्था को संभाले। इस प्रकार से सारा उसका वर्णन है। आगे हम मंत्री योजना। मंत्री योजना अगर देखा जाए तो मनु मनु जो है वो बोलते हैं कि 7 या 8 मंत्री होने चाहिए। ये मनुस्मृति में मैं भी पढ़ा था आपने कल कि मनु के अनुसार 7 या 8 मंत्री होते हैं। बृहस्पति कहते हैं कि 16 मंत्रियों को रखें, मतलब राजा के पास 16 मंत्री होने चाहिए जिससे वो आमंत्रणा कर सके।
शुक्राचार्य का कहना है कि राजा को 20 मंत्री रखने चाहिए और चाणक्य का कहना है कि आवश्यकता अनुसार मंत्री रखे। मतलब अगर 16 की आवश्यकता है तो 16 रखे, 20 की आवश्यकता है तो 20 रखे, अगर 40 की भी आवश्यकता पड़े तो 40 मंत्री रखे। तो इनके अनुसार कोई निश्चित संख्या नहीं है, इनका यही कहना है कि आवश्यकता जितनी हो उतने ही मंत्री रखने चाहिए। आगे है गुप्तचर योजना। गुप्तचर योजना दो प्रकार की बताई है इसमें। एक तो स्थायी गुप्तचर होते हैं जो एक जगह रह करके, किसी के बीच में रह करके मतलब लोगों की बातों को गुप्त रूप से राजा तक पहुंचाते हैं। तो स्थायी गुप्तचर को संस्था के नाम से जाना जाता है। और एक गुप्तचर होते हैं भ्रमणशील, जो संचारी कहे जाते हैं। तो वो होते हैं अर्थात जो घूम घूम करके मतलब गुप्त सूचनाओं को राजा के पास पहुंचाते हैं। तो स्थायी गुप्तचर के अंतर्गत 5 गुप्तचर आते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, हर बार आता है। एक डेफिनेशन उठा ली जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है ये कौन से प्रकार का गुप्तचर है, या पूछ लिया जाएगा काप्टिक गुप्तचर कौन सा होता है, तो 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। तो पहली बात तो स्थायी गुप्तचर अर्थात जो मध्य में रह करके लोगों के बीच में स्थायी रूप से रह करके गुप्त योजनाएं राजा तक पहुंचाते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कापटिक, दूसरा होता है उदास्थित, तीसरा होता है गृहपतिक, चौथा होता है वैदेहक और पांचवा होता है तापस। तो कापटिक किसे कहते हैं? अर्थात कापटिक की डेफिनेशन है परम मर्मज्ञ है, प्रगल्भ छात्र कापटिक है। कापटिक का सीधा सा मतलब है प्रगल्भ छात्र है। प्रगल्भ मतलब एक छात्र के भेष में रहता हो, और परम मर्मज्ञ है बहुत ज्यादा बुद्धिशाली हो। ये तो गुप्तचर होना ही चाहिए। तो पांचों ही गुप्तचर परम मर्मज्ञ होने चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बुद्धि वाले होने चाहिए, तो ही तो गुप्त योजनाएं राजा तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन कापटिक का सीधा सीधा अर्थ होता है प्रगल्भ छात्र है, अर्थात जो छात्र के भेष में रहता हो, किसी भी राज्य के बीच में रह रहा है, किसी नगर के बीच में रह रहा है, लेकिन अपना भेष छात्रों के समान रखे, लोगों को लगे कि ये कोई छात्र है यहाँ पर पढ़ने आया है। तो छात्र के भेष में रहने वाला जो परम मर्मज्ञ होता है, परम अच्छी बुद्धि वाला जो होता है, उसको कापटिक कहते हैं। अर्थात कापटिक दूसरों के रहस्य का जो ज्ञाता है, प्रगल्भ छात्र के रूप में तथा वेशभूषा में कपटपूर्ण हो। ठीक है। आगे है उदास्थित। उदास्थित होता है प्रव्रज्ञा प्रत्यवसित है, प्रज्ञा सोच युक्त है, उदास्थित है। अर्थात प्रव्रज्ञा होना चाहिए, मतलब प्रज्ञा सोच युक्त, बुद्धि से बिल्कुल एकदम तेज होना चाहिए, शुद्ध बुद्धि वाला होना चाहिए। आगे है प्रव्रज्ञा प्रत्यवसित है। प्रत्यवसिता मतलब स्थायी रूप से रहना चाहिए। किस वेश में? तो कह रहे हैं प्रव्रज्ञा, मतलब एक सन्यासी के भेष में रहे, लोगों को लगे कि ये कोई सन्यासी है, बड़ी दूर से आया हो और यहाँ आके ठहरा हुआ है, तो इस प्रकार से लगना चाहिए। लेकिन प्रज्ञा से बिल्कुल एकदम बुद्धि वाला होना चाहिए। तो ऐसे सन्यासी को क्या बोलते हैं? उदास्थित कहते हैं। तो बुद्धिमानी सदाचारी सन्यासी वेशधारी गुप्तचर उदास्थित होता है। आगे है गृहपतिक। गृहपतिक होता है कृषको वृत्ति क्षीण है, प्रज्ञा सोच युक्तो गृहपति का है। अर्थात कि कृषक है, मतलब गृहपति का अर्थ होता है कृषक, अर्थात जो कृषक के भेष में हो, मतलब किसान के भेष में रहता हो। और वृत्ति क्षीण है, जो वृत्ति से बिल्कुल क्षीण हो, मतलब गरीब, एक गरीब किसान की तरह रहता हो, लेकिन प्रज्ञा सोच युक्त हो, मतलब प्रज्ञा से बुद्धिशाली हो एकदम। ऐसे गृहपति को क्या बोला जाता है? गृहपति गुप्तचर। अर्थात बुद्धिमान हो, अपवित्र हृदय हो, निर्धन किसान की वेशभूषा में जो रहता हो, वो होता है गृहपति। आगे है वैदेहक। वैदेहक किसे बोलते हैं? तो कहा वाणिज्य हो वृत्ति क्षीण है, वृत्ति से क्षीण हो ये भी, लेकिन किसके वेश में हो? वाणिज्य है, अर्थात व्यापारी के वेश में रहता हो। तो ऐसी प्रज्ञा सोच युक्त को वैदेहक कहते हैं। अर्थात बुद्धिमान हो, पवित्र हृदय हो, निर्धन हो, व्यापारी हो और वेशधारी हो। आगे है तापस। तापस किसे कहते हैं? तो कहते हैं मुंडो जटिलोवा, अर्थात मुंडा अर्थात सिर मुंडवा करके जो लोगों के बीच में रहता हो। वृत्ति कामस मतलब अपनी वृत्ति के लिए जिसने अपना सिर मुंडवा लिया है, तो इधर उधर लोगों के यहाँ वृत्ति का काम करता रहे, उसको तापस व्यंजक कहते हैं। मतलब जीविका के हेतु सिर मुंडवाए या जटा धारण करके तपस्वी बन के जो रहता है, मतलब लोगों को लगे कि एक तपस्वी है, ऐसा बन करके राज्य के बीच में रहे और वहां की सारी सूचनाओं को राजा तक पहुंचाए, ऐसा तापस होता है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ से एक एक शब्द भी पकड़ लोगे। जैसे कापटिक में अगर आप प्रगल्भ छात्र पकड़ लेते हो तो आपको पूरा याद हो ही जाता है। उदास्थित में आप इतना जरूर याद रखना कि प्रज्ञावश, प्रज्ञा मतलब प्रव्रज्ञा वाला, मतलब सन्यासी के वेश में रहता हो। गृहपतिक में आप इतना याद रखना कि जो कृषक है लेकिन वृत्ति क्षीण है, कृषक वृत्ति क्षीण, एक गरीब किसान के भेष में हो।
वैदेहक में आप वाणिज्य वृत्तिक्षण मतलब व्यापारी हो लेकिन गरीब व्यापारी हो। और तापस तो याद रह जाएगा, तपस्वी मतलब मुंडा और जटिला हो, ऐसा तापस स्थायी गुप्तचर कहलाते हैं। आगे का भ्रमण गुप्तचर होते हैं भ्रमणशील, अर्थात जो घूम घूम करके नगरों में जाते हैं, देशों में जाते हैं। वो 6 प्रकार के होते हैं जो राजा तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाते हैं। तो 6, जिसमें से 3 तो स्त्री गुप्तचर होते हैं और 3 पुरुष गुप्तचर होते हैं। तो प्रिव्राजिका, मुंडा और वृषली, ये तीनों गुप्तचर स्त्री गुप्तचर होते हैं जो घूम घूम के मतलब राजा तक बातों को पहुंचाते हैं। और सत्री, तीक्ष्ण और रसद, ये 3 प्रकार के पुरुष गुप्तचर बताए गए हैं जो देश देशांतर में घूम के राजा तक सारी सूचनाओं को भेजते हैं। आगे है दूत योजना। दूत योजना 3 प्रकार के दूत होते हैं। एक होता है निश्रिष्टार्थक, उत्तम श्रेणी का गुप्तचर होता है जो जिसके मंत्री के समान अधिकार होते हैं। ऐसा दूत मतलब जहां से जो भी दूत होता है, कई दूत होते हैं जो मंत्री के समान होते हैं, बिल्कुल मंत्री के समान अधिकार मिले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मंत्री से थोड़े नीचे होते हैं। तो निश्रिष्टार्थक जो होता है वो सबसे उत्तम श्रेणी का गुप्तचर है जिसके अधिकार मंत्री के समान होते हैं। दूसरा है परिमितार्थक, परिमितार्थक या संदिष्टार्थक, ये मध्यम श्रेणी के गुप्तचर होते हैं, इनको भी मंत्री के जैसा सम्मान मिलता है। और एक होते हैं शासनाहर, ये अधम श्रेणी के मतलब तृतीय श्रेणी के गुप्तचर होते हैं जिनको मंत्री से आधे अधिकार मिलते हैं। तो आपको याद रखना 3 प्रकार के गुप्तचर दूत होते हैं, निश्रिष्टार्थक, परिमितार्थक और एक शासनाहर। तो ये था प्रथम अध्याय, प्रथम अधिकरण हमने पढ़ा। तो इसमें क्या क्या आया? प्रथम अधिकरण में राजवृत्ति आई है, वार्ता मतलब अर्थात विद्या इत्यादि के बारे में, राजऋषि का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अमात्य कौन होने चाहिए, गुप्तचर कैसे होने चाहिए, दूत की नियुक्ति और राजभवन इत्यादि का जो निर्माण है, ये हमारे प्रथम अधिकरण में हमने पढ़ा। दूसरा अधिकरण है अध्यक्ष प्रचार, जिसके अंतर्गत जनपद, निवेश, दुर्ग विधान, आय व्यय साधन, सूत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सूराध्यक्ष इत्यादि का वर्णन मिलता है। दुर्ग योजना मतलब इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो दुर्ग योजना है कि दुर्गों की कैसी योजना होनी चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग होने चाहिए। जैसे हमने कल मनुस्मृति में पढ़ा तो वहां पे 6 प्रकार के दुर्ग थे, लेकिन कौटिल्य ऐसा कहता है कि 4 दुर्ग होने चाहिए। एक तो होना चाहिए औदक दुर्ग, जो जल से पूर्ण होना चाहिए, राज्य की चारों ओर तालाबों का निर्माण होना चाहिए। जैसे श्रीलंका में लंका जो थी उसमें रावण ने चारों ओर खाई खुदवा रखी थी और उसमें पानी भर रखा था, तो वो होता औदक दुर्ग, मतलब आ करके सीधी सेना किले के अंदर प्रवेश न कर सके। तो ये एक औदक दुर्ग होना चाहिए जो हमेशा जल से परिपूर्ण रहना चाहिए। दूसरा है पार्वत दुर्ग, मतलब गिरिदुर्ग जो पर्वतों में निर्मित होना चाहिए ऊंचाई पर। तीसरा है धानव दुर्ग, जो भूमि पर होना चाहिए, दिखावटी भूमि। जैसे कई बार हम ऐसा लगे कि भूमि पर चल रहे हैं लेकिन जैसे ही कोई भी शत्रु आए वो मतलब धोखा खा करके नीचे की ओर गड्ढे में चला जाए। और एक होता है वन दुर्ग, राज्य के चारों ओर गहरे वन होने चाहिए, मतलब जैसे ही हम आक्रमण करें तो वनों में जा करके आक्रमण करें, शाखाओं को आगे लेकर के आक्रमण करें ताकि आगे वाले शत्रु को ये ना पता चल पाए कि कितने सैनिक हैं। तो वन दुर्ग होना चाहिए। और सबसे उत्तम कोटि का जो दुर्ग माना है कौटिल्य के अनुसार वो होता है गिरि दुर्ग, अर्थात जिसको पार्वत दुर्ग बोलते हैं। आगे है कोश अक्षय। कोश अक्षय 8 प्रकार का होता है, ये याद रख लेना, इतना तो याद रख लेना, कोश अक्षय 8 प्रकार का होता है। प्रतिबंध होता है, प्रयोग होता है, व्यवहार होता है, अवस्तार होता है, परिहायन होता है, उपभोग होता है, परिवर्तन और अपहार। ये हमारे ना सामान्य रूप से पढ़ना हमें दूसरा अधिकरण, मैन तो हमें पहला अधिकरण ही पढ़ना है, तो लेकिन थोड़ा याद रख लेना कोश अक्षय 8 प्रकार के होते हैं। आगे है कर योजना। कर योजना 3 प्रकार की होती है, मतलब राज्य के ऊपर भी कर रखते हैं, या राज्य के अंदर से कोई वस्तु खरीदी जाती है उससे कर, या राज्य के बाहर से कोई वस्तु आती है वो कर, और या फिर देश विदेश से जो वस्तु आती है उसके ऊपर भी कर लगते हैं। तो एक तो होता है बाह्य कर, अर्थात राज्य में उत्पन्न वस्तुओं पर जो लगता है, मतलब राज्य से बाहर जो वस्तुएं जा रही हैं। एक होता है अभ्यंतर कर, अर्थात राजमहल राजधानी के अंदर उत्पन्न जो वस्तुएं होती हैं वो खरीदते समय कर लगता है। और एक होता है आतिथ्य कर, जो विदेशी वस्तुओं के ऊपर लगता है। तो कर 3 प्रकार के होते हैं। आगे दूसरे में भी बताया सेना प्रकार, सेना कितने प्रकार की होनी चाहिए राजा के पास? तो 7 प्रकार की सेना होनी चाहिए। एक होनी चाहिए मोल सेना, मोल सेना जो हमेशा राजधानी की सुरक्षा के लिए, कोई भी युद्ध हो तो पीछे से राजधानी की सुरक्षा के लिए हमें एक सेना की टुकड़ी तैयार रखनी चाहिए, वो कही जाती है मोल सेना। दूसरी होती है भृत्य सेना,
भृत्य सेना होती है वेतन पर निर्धारित, मतलब कोई भी कार्य पड़े तो कुछ भृत्यों को हम वेतन दे दें, उससे वो हमारे राज्य की रक्षा कर लें। तीसरी होती है श्रेणी सेना, अर्थात युद्ध में रक्षा करने वाली जो सेना होती है। अगर राजा अपने सैनिकों की वजह से थोड़ा हारता दिखाई दे तो पीछे से श्रेणी सेना जा करके युद्ध में रक्षा करे। चौथी होती है मित्र सेना। मित्र सेना होती है राज्य से मित्र की जो सेना मंगवा ली जाती है एक राजा दूसरे राज्य से। पांचवी होती है अमित्र सेना, अर्थात शत्रु की परीक्षा हेतु जो सेना रखी जाती है वो अमित्र सेना होती है। और आठवीं सेना होती है वन्य जाति के सैनिक, जो मतलब कि वन की लकड़ियों को या फिर शाखाओं को लेकर के युद्ध में प्रवेश करते हैं, ताकि वन्य प्राणी समझ करके शत्रु भ्रांति हो जाए और हम युद्ध जीत जाएं, इस प्रकार से रखी जाती है ये। और एक होती है औत्साहिक सेना, जो लुटेरे हिंसक दया भाव से बिल्कुल रहित होते हैं, अर्थात जिनको मार काट के अलावा कुछ नहीं आता है, सीधा मारो और आगे चलो, वो वाली जो सेना होती है। तो इस प्रकार से राज्य में 7 प्रकार की सेना नियुक्त होनी चाहिए, ऐसा द्वितीय अधिकरण में आया है। उसके बाद है तृतीय अधिक समझ में आगे है तृतीय अधिकरण। तृतीय अधिकरण है धर्मस्थीय। धर्मस्थीय प्रकरण किसे कहते हैं? जिसमें विवाह है, विवाद, दाएं विभाग, मजदूरी के नियम, धरोहर आदि का वर्णन मिलता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्रह्म विवाह, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें वस्त्र आभूषण आदि दे करके कन्या का दान किया जाता है। दूसरा होता है प्राजापत्य विवाह, जिसमें वर वधु धर्म आचरण का व्रत लेके विवाह करते हैं। तीसरा होता है आर्ष विवाह, जो वर पक्ष से गऊ का जोड़ा लेकर के विवाह किया जाता है। और एक होता है दैव विवाह, अर्थात वेदी में बैठ करके ऋत्विक का कन्यादान करना। फिर गांधर्व विवाह, अर्थात स्वेच्छा पूर्वक प्रेम बंधन में बंधना। एक होता है आसुरी विवाह, अर्थात वर पक्ष द्वारा धन दे करके कन्या का ग्रहण करना। और एक होता है राक्षसी विवाह, अर्थात जिसको बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर लिया गया हो उससे विवाह करना। एक होता है पैशाच विवाह, अर्थात सोई हुई कन्या का अपहरण कर लेना और उसके साथ विवाह करना। ये होते हैं 8 प्रकार के विवाह। कल कोई पूछ रहा था 8 प्रकार के विवाहों के बारे में, तो यहाँ से देख ले। आगे है वाक पारुष्य प्रकार। वाक पारुष्य होता है 4 प्रकार का। एक होता है निष्ठुर, एक होता है अश्लील, एक होता है तीव्रंच, एक होता है दंड पारुष्य, मतलब वाणी से किस किस प्रकार से हम दूसरे पे प्रहार करते हैं। तो सबसे पहले निष्ठुर मतलब किसी को धिक्कारना। दूसरा अश्लील अर्थात किसी के लिए अपमानजनक शब्द कहना। तीसरा तीव्रंच अर्थात किसी के ऊपर भीषण भीषण आरोप लगा देना। और चौथा होता है दंड पारुष्य, अर्थात किसी को मारना पीटना इत्यादि का जो वो होता है वो वाक पारुष्य होता है। आगे है दाएं विभाग। दाएं विभाग जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। दाएं विभाग, तो दाएं विभाग 4 प्रकार का होता है। एक होता है विभाजन काल, दूसरा होता है विभाज्यमान संपत्ति, तीसरा होता है विभाजन विधि और चौथा होता है विभाजन का अधिकारी। यही याज्ञवल्क्य स्मृति में हमने पढ़ा था, दाएं विभाग 4 प्रकार का होता है। आगे है चतुर्थ अधिकरण। चतुर्थ अधिकरण है कंटक शोधन। सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कंटक शोधन कौन सा अधिकरण है, तो आपको बताना चौथा अधिकरण है। इसमें विपत्ति पहुंचाने वालों से प्रजा की रक्षा करना इस बारे में बताया गया है। कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक दुर्भिक्ष होता है और एक सुभिक्ष होता है, ये सब बताया। पंचम अधिकरण है। पंचम अधिकरण का नाम है योगवृत्त। इसमें उच्च अधिकारियों के दंड की व्यवस्था, भृत्यों का पोषण, राजपुत्र का अभिषेक, वेतन संबंधी कार्य इत्यादि का वर्णन जिसके अंतर्गत पाया जाता है। आगे है षष्ठम अधिकरण। षष्ठम अधिकरण में मंडल योनि इसका नाम है, आपको नाम याद रखना है। इसमें प्रकृति के गुण, शांति, उद्योग का वर्णन इत्यादि मिलता है। राजा के 4 गुण होते हैं, इसके बारे में वर्णन है। एक अभिगामिक गुण होना चाहिए राजा में, एक उत्साह गुण, एक आत्मसंपन्न गुण और एक होना चाहिए प्रज्ञा गुण। आगे इसी में राज प्रकृतियों का वर्णन है। 7 प्रकार की राज्य की प्रकृतियां होनी चाहिए, राज संपत्तियां होनी चाहिए, जो हमेशा राज्य को एक प्रकार से स्थित करके रखें या किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनता न आने दें। तो राज प्रकृतियों के अंतर्गत एक राजा आता है, एक मंत्री अच्छा होना चाहिए राज्य का, जिससे राज्य हमेशा चलता रहे, एक हमारा राष्ट्र ही अच्छा होना चाहिए, एक राज्य में दुर्ग जो व्यवस्था है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, और एक राज्य में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाए तो एक कोष, जो हमारा कोष है वो हमेशा भरा रहना चाहिए, एक दंड व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और एक हमारे जो आपस के जो आइड साइड के जो राजा हों उनके साथ अच्छी मित्रता होनी चाहिए। तो ये 7 प्रकार की राज्य की प्रकृतियां या राज्य संपत्ति बोली जाती हैं।
आगे है अमात्य की परीक्षा। अमात्य की परीक्षा हमें 4 प्रकार से करनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि अमात्य की परीक्षा में कौन-सा नहीं है। तो एक तो अमात्य की परीक्षा धर्मोपधा से की जाती है। एक अर्थोपधा मतलब उसको धन आदि का लोभ दिखाए, अगर वो फेल हो जाए तो उसको अमात्य न बनावें, तो अर्थोपधा से की जाती है। एक कामोपधा से की जाती है और एक भयोपधा से की जाती है। यहाँ पे चौथी जगह पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दे देते हैं हर बार, लेकिन आपको याद रखना मोक्ष नाम की कोई परीक्षा नहीं है, भयोपधा एक परीक्षा है। 4-5 बार ये प्रश्न आया है। अमात्य की परीक्षा 4 प्रकार की हो गई। उसके बाद में है सप्ताधिकरण होता है, 60 गुणने के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 6 प्रकार की संधियाँ बताई गई हैं। संधि ये हमने कल भी पढ़ी थी। संधि मतलब राजा को क्या करना चाहिए, शर्तों के आधार पर 2 राजाओं को आपस में संधि कर लेनी चाहिए। अगर युद्ध न करने की इच्छा हो तो 2 शर्तों के आधार पर रख दें कि आप मेरी ये शर्त मान लें, आप मेरी ये शर्त मान लें। इससे मित्रता भी बनी रहेगी और संधि हो जाती है। दूसरा होता है विग्रह, अर्थात अपकारो विग्रह, शत्रु को नष्ट करना ही उचित है, ऐसा ही समझ लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में शत्रु को ही नष्ट करना है, वो विग्रह कहलाता है। आगे है आसन। आसन किसको बोलते हैं, तो उपक्षेपणम आसनम, अर्थात चुपचाप बैठ जाना। जब तक हम युद्ध के योग्य नहीं हैं तो हम चुपचाप बैठ जाएं, किसी से कोई युद्ध न करें, अर्थात जो शत्रु है वो सोच लेगा कि हम हार के बैठ गए हैं किसी भी प्रकार से, तो जब तक हम योग्य ना हो तब तक हम चुपचाप बैठ ही जाएं। आगे है यान। यान बोलते हैं अभ्युचयो यानम, अर्थात व्यसनों में फंसे राजा पर धावा बोल देना। जैसे कोई राजा अपने आप को मान लेता है कि मैं ही जीत गया हूँ, या अपने आप को प्रतापी मानता है, तो इस प्रकार से घमंड में आकर के वो व्यसनों में फंस जाता है, मदिरा इत्यादि का पान करने लग जाता है। तो जैसे ही राजा व्यसनों में फंसा हुआ हो, जैसे ही शत्रु व्यसनों में फंसा हुआ हो, तो तुरंत उसके ऊपर धावा बोल करके राज्य सीमा हाथ से ले लेनी चाहिए। आगे एक होता है संशय। संशय होता है परार्पणम संशय, अर्थात अपना आत्मसमर्पण कर देना। दूसरे शत्रु के सामने जब हम लड़ने योग्य नहीं हैं तो आत्मसमर्पण करना ही अच्छा होता है। उसके बाद द्वैधी भाव, अर्थात संधि विग्रह उपादानम, द्वैधी भाव अर्थात उन्नति का यत्न करना। हमेशा ये यत्न करते रहना कि मैंने पदार्पण तो कर दिया है, मतलब मैं उसके सामने अपना आत्मसमर्पण तो कर दिया है, लेकिन फिर भी उससे अपना सारा राज्य छीनने की ताक में ही हमेशा रहना। व्यसन बताए गए हैं। व्यसन 2 प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य व्यसन होता है जो 5 प्रकार का होता है, और एक दैव व्यसन होता है जो दूसरा दैव व्यसन होता है। इसमें अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष और महामारी इत्यादि आते हैं, ये दैव व्यसन होता है। आगे है 9वां अधिकरण है अभियास्थत कर्म। शक्ति के इसमें 3 प्रकार बताए गए। राजा के अंतर्गत कितनी शक्ति होनी चाहिए, तो राजा की पहली बात तो राजा में उत्साह होना चाहिए। दूसरी बात, राजा जिस भी मनुष्य से बात करे या जिस दूसरे राज्य से बात करे तो वो अपना प्रभाव जमा सके उसके ऊपर, तो एक प्रभाव की मतलब जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन जो पावर होती है वो राजा के पास होनी चाहिए। और तीसरा होता है मंत्री। मंत्र मतलब एक प्रकार का अगर कोई मतलब कि कुछ ले दे करके किसी भी दूसरे से मतलब किसी भी प्रकार से ये शक्ति का प्रयोग कर ले, 3 प्रकार की शक्तियां होती है, एक उत्साह होता है, एक प्रभाव होता है, एक मंत्र होता है। आगे नीति। नीति 4 प्रकार की होती है। किसी भी कार्य को करने में या तो साम का प्रयोग करो या दाम का करो। दाम से काम न चले तो दंड का करो, और दंड से न चले तो भेद का करो। आगे है दशम अधिकरण। दशम अधिकरण है संग्रामिक अधिकरण। इसमें युद्ध यात्रा की प्रक्रिया है कि युद्ध कैसे करना चाहिए। तो युद्ध जैसे हमारी से उसमें तो होता नहीं, सीमा में, बाहर की सीमाओं में होता है। तो जैसे हम युद्ध के लिए चलते हैं तो अधम, मध्यम, उत्तम चलना चाहिए। मतलब पहले दिन अगर बहुत दूर जाना हो तो सबसे पहले थोड़ा चलें, जैसे 4 कोस चलें पहले दिन। दूसरे दिन अगले दिन थोड़ा और ज़्यादा 6 कोस कर दें, मतलब मध्यम गति से चलें। और तीसरे दिन 8 कोस अर्थात उत्तम गति से चलना चाहिए। आगे अंतर्भेदी रचना। अंतर्भेदी जो रचना होती है युद्ध में वो कैसी रचना है, तो अंतर्भेदी रचना में सबसे पीछे होते हैं हाथी, और हाथी बीच में होते हैं घोड़े, और आगे रथ होते हैं। आगे बताया छावनी। जो हमारी छावनी होती है जहां हम ठहरते हैं तो युद्ध स्थल से कितनी दूर होनी चाहिए, तो वो 500 धनुष की दूरी पर होनी चाहिए। अगर पैदल सैनिक चल रहे हैं वो 14 धनुष की दूरी पर होने चाहिए दूसरे शत्रु से। और हाथी आदि हैं, रथ आदि हैं, वो 70 धनुष की दूरी पर होने चाहिए शत्रु से। और राजा हो वो हमेशा युद्ध स्थल से 200 धनुष की दूरी पर रखना चाहिए। अब यह है एकादश अधिकरण। एकादश अधिकरण का नाम है संघवृत। इसमें विष आदि शत्रु को मारना ही, विष आदि दे करके किसी भी प्रकार से शत्रु को खत्म करना, इस बारे में वर्णन है। आगे है द्वादश अधिकरण। इसका नाम है आबलियस।
इसमें शत्रु सेनापतियों के वध का ढंग, मतलब शत्रु आदि जो सेनापति हैं उनसे किसी भी प्रकार से मित्रता आदि करके या किसी भी प्रकार से शत्रु को मारने की प्लानिंग बनाना। आगे है त्रयोदश अधिकरण, यह है दुर्ग लंभ उपाय, दुर्गों को प्राप्त करने का उपाय, मतलब शत्रु के कैसे दुर्ग हैं, कैसी दुर्ग व्यवस्था है, कहाँ कहाँ दुर्ग हैं, कैसे कैसे उसमें क्या कुछ व्यवस्था करके रखी, इस बारे में पता करना। आगे चतुर्दश अधिकरण है औपनिषदिक अधिकरण, इसमें शत्रु विनाश के लिए औषधियों का प्रयोग करना, मतलब शत्रु को या तो खाने पे बुलाया जाए, किसी भी प्रकार से किसी के अंतर्गत पानी में मिला करके, खाने में मिला करके कोई ऐसी औषधि का प्रयोग करना जिससे शत्रु का विनाश हो जाए। आगे है पंचदश अधिकरण, यह तंत्र युक्त, अर्थात इसमें अर्थशास्त्रीय शब्दों की परिभाषा दी गई है कि अर्थशास्त्र में कुछ कुछ मुख्य जो प्रकरण हैं उनको उठा करके उन सभी की व्याख्या करना ही पंचदश अधिकरण का मुख्य भाग है, तो इसको तंत्र युक्ति बोला जाता है। तो ये था आपका अर्थशास्त्र जो हमारे 10वीं यूनिट में लगा हुआ है। आपको पहला जो अधिकरण है वो तो बिल्कुल विस्तृत विवेचन के साथ याद रखना, क्योंकि 10वीं यूनिट में पहला अधिकरण विनय अधिकारिक लगाया गया है। और तो अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय है, तो सामान्य परिचय के अंतर्गत सारे सारे जो अधिकरण है, 15 अधिकरण है, उनका थोड़ा 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 पढ़ लेना। ठीक है, ये सब कुछ है अर्थशास्त्र में, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो।